मैं शांतनु श्रीवास्तव खबरी 24/7 से अपने कार्यक्रम हम तो पूछेंगे तहत आज हम मौजूद हैं युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत गिरी जी के समक्ष। आज हम इनसे परिचर्चा करेंगे वर्तमान बिहार की राजनीति पर। अभी आगामी चुनाव होने वाला है, तो वर्तमान समय में बिहार की प्रगति कैसी रही है, इस पर आपसी परिचर्चा करेंगे। रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरी 24/7 के तमाम दर्शकों की तरफ से। इस चुनावी मुद्दा में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इस चुनावी माहौल में अभी बिहार के विकास का दर क्या है? देखिए, बिहार के विकास का दर सरकार प्रस्तुत करते रहती है, लेकिन जो एक जनता का ओपिनियन होता है, तो सबसे पहले मैं आपके खबरी 24 को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे बुलाया है, और सभी आपके व्यूअर्स को मैं नमस्कार करता हूं। ये जो वर्तमान परिस्थिति में जो बिहार का विकास है, अभी ये 2020 है, ये हमारे 1947 का आज़ाद हुआ भारत नहीं है। इस समय जिस तरह की विकास होनी चाहिए आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छा योजना सात निश्चय लाए, युवाओं को बल, नल जल। तो आज नल जल की स्थिति जाके देखिए, बहुत ही भयावह है। गांव की सड़कें तोड़ दी गई है बनाने के लिए, उसको भरा नहीं जा रहा है। एक नल से टोटी गिर रहा है तो दूसरे से पानी लीकेज हो जा रहा है, पूरा पानी पानी हो जा रहा है जब नल जल चल रहा है। तो एकदम फ्लॉप योजना थी और साबित हो गई है। दूसरी बात यह है कि ये जो नशाबंदी हुआ था, हम लोग नशा मुक्ति आंदोलन बहुत किए, नीतीश जी लागू किए, तो बहुत हम लोग उनको साधुवाद धन्यवाद दिए। 6-7 महीने 8 महीने तक बहुत अच्छा रहा, लेकिन ये जो वर्तमान स्थिति में अभी जो देखा जा रहा है, जितने भी पीने वाले हैं वो पी रहे हैं, डुप्लीकेट दारू पी रहे हैं, ज़्यादा पैसे दे रहे हैं और सरकार का नुकसान कर रहे हैं, स्वास्थ्य सिस्टम को ध्वस्त कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आखिर क्या कारण हुआ कि अभी वर्तमान में 6-7 महीना अच्छा से चला, वर्तमान में हर घर होम डिलीवरी, हर बच्चा मतलब उसमें इन्वॉल्व हो गया है, स्कूल बैग्स में पकड़ा रहा है, हर जगह इसमें कमर में लेके पकड़ा रहा है। तो आखिर ये क्यों हो रहा है? मतलब स्थानीय स्तर पर जो है, स्थानीय प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है। प्रशासन, हमारे गुप्तेश्वर पांडे जी बहुत अच्छा वक्ता भी है और लोगों को समझाते भी है और एक्शन भी लेते हैं। आखिर क्या कारण है कि इतनी धड़ल्ले से बिक रहा है? तो एकदम बुरी तरह से फेल हो चुका है। इससे बेहतर रहता कि रोड पे और पी के नहीं चलना है, उसके लिए दंड निर्धारित कर दिया जाता है। उसके बाद बाहर नहीं पीना है, पी के गाड़ी नहीं चलाना है, सारा प्रतिबंधित कर दिया जाता है और दारू को ओपन कर दिया जाता है। क्योंकि डुप्लीकेट दारू पीने से देखते आप घटना, पत्रकार हैं, बढ़ रहा है और हर जगह लोग मर जा रहे हैं तो बता भी नहीं रहे कि मैंने दारू पी के मरा है। तो ये सब बहुत ही भयावह स्थिति है वर्तमान में। और बाकी जो भी आप रोड देखें, टूटता है, बनता है और टूटता है साथ में। अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँ, जैसे अभी बात हो रही थी हमारी आपसे, तो बिहार का जो विकास आपने कहा कि नहीं हुआ है, फिर भी आज जो है पूरे भारतवर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी को विकास पुरुष के नाम से लोग जान रहे हैं। तो आप बिहार के विकास को किस दृष्टि से देखते हैं? कैसा विकास जो है आपके दृष्टिकोण से होना चाहिए बिहार में? देखिए, विकास पुरुष नीतीश जी को कहा जाता है। उन्होंने बेहतर कार्य किया 5 साल, फर्स्ट 5 साल में उन्होंने बहुत ही बेहतर कार्य किया एकदम। मतलब अब उस 5 साल के कार्य पे उनका विकास पुरुष तो अभी तो विकास पुरुष के रूप में नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सरकार को, सरकारी तंत्र को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ भ्रष्टाचार इस तरह डूब गया है कि जो रोड 5 साल चलना चाहिए वो 2 साल में टूट जा रहा है, जो पुल ढह जा रहा है, भवन ढह जा रहा है। मतलब जो भी, मतलब मुझे तो लगता है कि जितने भी सरकारी फंड आते हैं वो सब कमीशन खाने के लिए आते हैं। कमीशन खा लिए, रोड पे डाल दिए, जनता का पैसा रोड पे फेंक दिए और फिर 6 महीना बाद पास किए, फिर फेंक दिए और कमीशन खा लिए। मतलब 20-30%
फेंक दिया जाता है, बाकी कमीशन खा लिया जाता है। ऐसी ही विकास चल रही है। तो पिछले 5 साल के कार्यक्रम में उन्होंने बहुत बेटर कार्य किया और उसके बाद धीरे धीरे भ्रष्टाचार इतना बढ़ता गया कि आज बिहार की बहुत दुर्दशा है। आपने पूछा कि विकास किसको कहते हैं। अभी नीतीश जी ने +2 तक स्कूल खोलने की बात कर दी, 9 तक का शुरू भी कर दिया हर पंचायत में। स्वास्थ्य सिस्टम बहुत ही बेस्ट है, बनाया गया हो, सिस्टम बेस्ट बनाया गया है, लेकिन बेस्ट डिलीवर नहीं हो रहा है जनता के पास। तो शिक्षा चिकित्सा ये जो बिहार के विकास का मुख्य मुद्दा है, लेकिन इस पे सरकार का ध्यान कहीं से नहीं है। अभी मतलब बड़ी अच्छी बात कही। अभी हाल फिलहाल में एक निजी शिक्षक हमारे चैनल पे आए थे, बहुत सारे निजी विद्यालय के संचालक प्रोफेसर भी हमारे आए थे। तो उन्होंने कहा था कि जैसे कोरोना काल है, निजी शिक्षक भी जो है वो आपको टैक्स देते हैं, कहीं ना किसी कोई टैक्स नहीं देता है तो किसी न किसी रूप में वह यहाँ काम करता है, यहाँ से पैसा कमाता है, जीवन यापन करता है, तो उसका बेनिफिट बिहार को होती ही है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट को होती है। तो भारत सरकार जो है अभी इस कोरोना परिस्थिति में सबको कुछ न कुछ दिया, लघु उद्योग को दिया, कुटीर उद्योग को दिया, लेकिन निजी विद्यालय के संचालकों को, निजी शिक्षकों को वो नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं ये आपके माध्यम से सरकार के आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको भी कुछ अनुदान देना चाहिए, क्योंकि वो भी एक जनता है, वो भी आपका वोटर है, उसके वोट से भी आपकी सरकार बनती है। दूसरा एक बात जैसे हम भी जानते हैं कि इस भारतवर्ष की अगर बात कही जाए, भारतवर्ष में जितने बड़े बड़े पद हैं, उन पद पर रहने वाले पदासीन अधिकारी, उनका प्रारंभिक शिक्षा किसी न किसी निजी विद्यालय में जरूर हुआ होगा। भारत के विकास में निजी विद्यालय का, निजी शिक्षकों का अहम भूमिका है, लेकिन सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एकदम बिल्कुल सही आपने कहा कि निजी शिक्षक, अब निजी स्कूल और निजी शिक्षक में बहुत अंतर है। अब निजी स्कूल वो जो कई गुना ज़्यादा लागत का फ़ी वसूली करते हैं, उनको तो शिक्षकों की सैलरी देना ही है। तो सरकार की, हम लोगों ने बार बार ऐसा कहा है कि एक स्कूल का अगर लॉकडाउन में शिक्षकों की वेतन देने लायक जो स्कूल नहीं है, उसका ऑडिट कराया जाए, अभिभावकों और छात्रों से पूछकर जेन्युइन ऑडिट। अगर कोई स्कूल 10 से लेके 25% तक प्रॉफिट कमाता है, तो बेशक उस स्कूल को शिक्षकों की सैलरी देने पर, मदद स्टाफ की सैलरी देने पर सरकार मदद करे या अभिभावकों से ले लिया जाए। नहीं, छोटे छोटे जो विद्यालय हैं जिसमें शिक्षक जो है 2000-3000 का कमाते हैं। सुनिए मेरी, हाँ, तो एकदम सही। तो वही ना आपका आ जाएगा कि मान लीजिए आप 20 से 25% कमाते हैं, तो आपके शिक्षक, मतलब आपका जो एक्सपेंस है वो सरकार वहन करे, नहीं तो सरकार जैसे कि अभिभावक से भी वहन करने के लिए बोले कि जो कम। लेकिन जो स्कूल कई गुना, 4 गुना 5 गुना ज़्यादा फीस वसूली करते हैं, उनको सख्ती से कार्रवाई करके उन प्राइवेट शिक्षकों को सैलरी दिलवाना चाहिए। दूसरी बात रही कि जो निजी शिक्षक, तो निजी शिक्षक जब हमारे समाज में पढ़ाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो फिर ये प्राइवेट स्कूल क्यों? तो मेरा, हम लोग का मुख्य मुद्दा होना चाहिए, अभी आपने सही कहा कि शिक्षकों का सवाल हो गया, लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा होना चाहिए, जब +2 तक जब स्कूल खोल दिए तो फिर प्राइवेट स्कूल क्यों? निजी शिक्षक, जो बच्चे कमज़ोर थे वो कोचिंग में पढ़ते थे। हमने भी पढ़ा है सरकारी स्कूल से, मैंने पुणे से MBA किया, HDFC बैंक में मेरा जॉब लगा था। मैं पूरा सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ, सरकारी कॉलेज में पढ़ा हूँ। तो अभी की वर्तमान परिस्थिति, जैसे आपने अभी कहा, बिहार में ही नहीं पूरे भारतवर्ष की बात मैं कहता हूँ, जो सरकारी विद्यालय है उनके, खासकर अपने बिहार में हम देखते हैं कि सरकारी विद्यालय के जो शिक्षकों हैं, उन शिक्षक को पढ़ाई का ही एक बर्डन नहीं दिया जाता है। तमाम सरकारी योजनाएं जो है उसके अधिकतर बर्डन आपको, जैसे मतगणना में नाम जोड़ना है या बहुत सारे काम जो हैं उनको दे दी जाती है। खिचड़ी का योजना, मध्याह्न भोजन अभी चल रहा है, उसके कागज़ पूरा करने में वो लोग पूरा समय लगा देते हैं, पोशाक का पैसा, वो पढ़ाएंगे क्या? वो इसीलिए निजी विद्यालय पनप रहे हैं। या तो आपको पूर्ण रूपेण शिक्षा को अगर मजबूत करना है, सरकारी तंत्र को मजबूत करना है, तो उस शिक्षक पर से वो भार हटाना पड़ेगा और सिर्फ पढ़ाई के लिए उनको डिप्यूट करना पड़ेगा, जो अदर जगह होती है, दूसरे देशों में होती है। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि
अगर सरकार की नीयत अगर स्कूल को सुधारने और पढ़ाने की होती तो बहुत सारे, जैसे अब क्या किया है कि हेडमास्टर को बोल दिए हैं कि सर आप खुद इसको मैनेज कर सकते हैं या किसी एनजीओ को दे सकते हैं मध्याह्न भोजन। मैं बहुत सारा स्कूल का विजिट करता हूँ, एक आदर्श विद्यालय बरियारपुर मोतिहारी में, उसमें एनजीओ बनाता है, दूसरा कोई टेंडर लेके वो खाना बना के बच्चों को खिलाता है। सरकारी टीचर के पास कोई टेंशन नहीं है। तो सरकार इसको, हेडमास्टर लोग रहते हैं कुछ प्रॉफिट के लिए थोड़े से, मतलब 2, 4, 10 रुपया हो सकता है कि पेट्रोल का दाम निकल जाए, इस लालच में वो एमडीएम ले लेते हैं, खुद परेशान होते हैं और दूसरे को परेशान करते हैं। तो ये ऑप्शनल नहीं रखे, कंपलसरी कर दिया जाए कि स्कूल के स्टाफ को एमडीएम भोजन से नहीं, मतलब अलग है, वंचित है। वो जब उनको केवल छुट्टी करना है खाने के लिए बच्चों का, उसके बाद फिर पढ़ाई करना है। और सरकार की मंशा अगर शिक्षकों के प्रति अच्छी रहती और शिक्षक चाहे, जैसे आप हैं, कोई भी गार्जियन है तो घर के अपने रिश्तेदार, फैमिली सबका टेंशन लेके चलता है, सब काम को अच्छा से करता है। तो अगर इसमें जो जील उत्साह होता है ना कि हमें पढ़ाना है, जो सोच होता है कि सोच ले कि हमें पढ़ाना है, ये मतलब नहीं आ रहा है, न शिक्षक में आ रहा है न सरकार में। बस सरकारी स्कूल में हो गया कि एमडीएम भोजन दीजिए, खाना पूर्ति कीजिए, शिक्षकों को सैलरी दीजिए और उनको किसी तरह शांत करके रखिए, बात खत्म। अभी मतलब बिहार में बेरोजगारी, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, बिहार में खासकर बेरोजगारी भी संख्या बहुत बढ़ गई है, बेरोजगार का भी बढ़ गया है। तो आप सरकार से, हमारे बेरोजगारों के लिए सरकार से क्या चाहते हैं? कैसे वो योजना शुरू करें कि हमारे कम से कम बेरोजगारी खत्म हो? अभी एसएससी और रेलवे की बात आ रही थी, एग्ज़ाम की बच्चे जो है रोज़ आवाज़ उठा रहे हैं, बाइकट एसएससी एग्ज़ाम और रेलवे एग्जामिनेशन, अभी उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई रिजल्ट नहीं आया, बच्चे जो है बेरोजगार बैठ रहे हैं। बाकी सब जगह सब काम हो रहा है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए, बेरोजगारी की समस्या बिहार में सबसे ज़्यादा है और रहेंगी भी। मैं अभी कह दूँ कि हर जगह फैक्ट्री, इंडस्ट्री लगा के सरकार लोगों को नौकरी दे सकती है, जॉब दे सकती है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। सबको सरकारी नौकरी दे सकती है ऐसा नहीं, लेकिन एक हर जिला में एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाए, इंडस्ट्रियल हब बनाया जाए, जिसमें जो जिस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो वो लोकलाइज बना दिया जाए आवश्यकता की। जैसे भवन निर्माण में बहुत सारी सामग्रियाँ लगती हैं, तो इस तरह करके छोटे छोटे उद्योग, जैसे यहाँ पे चीनी मिल, गुड़, मतलब लीची, आम, छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, और एक इंडस्ट्रियल हब बनाया जाए 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के एरिया में। जो युवा चाहे कि हमें नौकरी, हमें वो आइडिया लेके आए सरकार के पास, जो मैं इस चीज़ का फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, तो सरकार उसको बोले कि आप यहाँ चले जाइए, आपके ज़िला में एक जगह है, मैं जगह दे रहा हूँ, मैं बिजली पानी सबकी व्यवस्था दे रहा हूँ, अपना ले जाके वहाँ पे आप लगाइए। अभी तो मतलब ये योजना चल भी रही है, लेकिन सरकार जो है अभी मान लेते हैं कोई ऋण ले जाता है छोटे उद्योग करने के लिए, बहुत सारे, उसके साथ बैंक जो है, एक प्रश्न आया था हमारे सामने, बैंक में जाते हैं ऋण के लिए आम जन, तो उसको मतलब बैंक के अधिकारी हैं या कोई भी सरकारी तंत्र है उसको बहुत तंग करता है। आम लोगों को ऋण पास कराने के लिए कितना पैसा लगता है, क्या लगता है? आपसे छुपा हुआ नहीं है क्योंकि आप सामाजिक खर्च करता है, उसको, उस दोष को कैसे दूर किया जाए, जो भ्रष्टाचार को कैसे दूर किया जाए? देखिए, यहाँ पे जो भी लोन देने की बात होती है, सरकार पैसे देती, कहती कि हमने युवाओं को रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए मैंने लोन के लिए कर दिया है, लेकिन अगर 10,000 रुपया लोन मिलता है तो उसमें भी 2,000 रुपया घूस लग जाता है। तो वही ना मैं बात कर, उसको कैसे खत्म किया जाए? यहाँ पे उससे सरकार के, भाई सरकार खत्म करे, सरकार की मंशा सही होनी चाहिए, ये तो क्यों नहीं खत्म होगा? तो आप जैसे आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विभिन्न आंदोलन में आप भाग लिए, तो उसके लिए आंदोलन को उठा रहे हैं। उनको टारगेट दे कि आपको मैंने दिया है 10 करोड़ रुपया हर ब्रांच को लोन देने के लिए, आप 10 दिन में लोन करके दे, आपको 10 दिन में करना है। अगर इस तरह का टारगेट कर दे तो वो देंगे ही देंगे। वो क्या करते हैं, इतने दौड़ाते, इतने दलाल छोड़ दिए हैं कि बिना सेटिंग का आप पैसा नहीं दीजिएगा, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है, आपको लोन नहीं मिलेगा। ऐसा होता है, एकदम यही सिस्टम है। तो मैं एज ए आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे आंदोलन भी आपने किया है जिला में, तो मैं, क्या आप इस विषय पर सोच रहे हैं कि पूरे भ्रष्टाचार के लिए आप एक कोई जन आंदोलन शुरू करें, सरकार को उस पर दिखाएं, सरकार को आंदोलन करके कि ये सारे भ्रष्टाचार खत्म हो, ऐसा कुछ सोच रहे हैं या नहीं? देखिए,
यहाँ के अभी कौम जो अपना है बिहार का, ये बहुत ही अभी सोई हुई है। जैसे कि आपने देखा होगा, एक सीतामढ़ी का एक शिक्षक 15 साल से उसको सैलरी नहीं मिल रहा था, तो अपना नस काट लिया और भ्रष्टाचार मुर्दाबाद लिख दिया। उसने ज्वाइन किया, तब से उसको सैलरी नहीं है, तो अपना नस काट के उस खून से भ्रष्टाचार मुर्दाबाद लिख दिया। लेकिन उसके खिलाफ क्या हुआ, कितने लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, ये सरकार को जब हम हमेशा बदलते रहेंगे, वोट में ताकत है। ये भ्रष्टाचार मुर्दाबाद लोगों को अभी देखिए क्या होता था कि पहले कोई भी पदाधिकारी के पास कोई नेता जाता था, कोई सामाजिक लोग जाता था, बहुत प्रतिष्ठा देते थे। लोग उनको कह के कोई काम कराता था, कहता था ये गलत काम है, सही काम है, उस पर विचार करते। अभी क्या है, आप ज़्यादा टाइट बोलिएगा, 353 धारा में आपको सरकारी काम में बाधा लगा के जेल में भेज देगा और हाई कोर्ट से बेल लेने के लिए आपको 1 महीना दौड़ना पड़ेगा। हाई कोर्ट में जाएगा तो मिनिमम 10,000 वकील साहब तो ले ही लेते हैं, आपका गार्जियन दौड़ा। तो ये भ्रष्टाचार 353 धारा को मजबूत करने पे और नॉन अवेलेबल, लोअर कोर्ट से नॉन अवेलेबल करने के चलते बढ़ रहा है। सबसे पहले सरकार 353 धारा लगा दे। ये जो चोर भ्रष्ट, हम लोग खुश होते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, हम लोग खुश होते हैं कि हमारे समाज में फलाना आदमी का लड़का IAS बन गया, BPSC बन गया, UPSC कंप्लीट कर दिया, उसको सरकारी नौकरी लग गई, बाबू बन गया ऑफिस में। लेकिन वही लड़का, वही आदमी, जितने भी भ्रष्टाचार के जड़ है वही हैं। तो हम पॉलिटिकल पार्टी को भी गाली देते हैं कि जहाँ भ्रष्टाचार है। लेकिन अगर आपको क्या लगता है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी नौकरी लगने से, सरकारी पद मिलने से हम खुश होते हैं, अगर वो लोग भ्रष्टाचार नहीं करना चाहे, इसको बढ़ावा ना दे, तो क्या कोई नेता, अनपढ़ गंवार नेता, मुख्यमंत्री या आपको कुछ भी बन के वो भ्रष्टाचार कर सकता है? अभी आपने जो हमसे कहा कि आपकी बातों से एक क्वेश्चन आया है कि बहुत अच्छी बात आपने कहा कि हाँ, अभी हाल फिलहाल में हमें ऐसे नेता चाहिए जो पढ़े लिखे हों। इसका एक जो है सरकार को हमारे समझ से होना चाहिए कि सरकार लगाएं जो विधायक हों, सांसद हों, जो या कोई मंत्री हो, तो उनके योग्यता को पहले आंका जाए, तब उनको उम्मीदवार बनाया जाए। इस पर आपके क्या विचार है? इससे आपकी बातों से हमको लगा कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, अभी जैसे समाज है या समाज के सामने कोई किसी को वोट लेने आता है, तो एक योग्यता का प्रमाण वो भी होता है कि लोग उसे योग्य समझता है तभी वोट देता है। कभी कभी शिक्षा कम हो जाती है, लेकिन किसी आदमी में विवेक ज़्यादा होता है, समझ ज़्यादा होती है, तो इसलिए जनता ये निर्णय लेती है। लेकिन सरकार को भी अनिवार्य करना चाहिए कि कम से कम ये एक स्टैंडर्ड मापदंड हो कि आपको अगर नेता भी बनना है तो इतना पढ़िए। बहुत बढ़िया। अभी आप जैसे मैं आप देख रहा हूँ कि आपका एक ये जो है बिहार की, आपका ये आंदोलन है, बिहार की जनता करे पुकार, सुन लो सरकार, 200 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ हमें चाहिए एक समान मुक्त शिक्षा चिकित्सा का अधिकार, आचार संहिता से पहले इसे लागू कर मुख्यमंत्री बने रहो नीतीश कुमार, युवा संगठन। बहुत बड़ी आंदोलन आप लेकर चल रहे हैं। देखिए, ये बिहार के 38 जिला से ये आवाज़ उठ रही है और हम लोग बहुत जल्दी इस बात को नीतीश कुमार जी के सामने रखने वाले हैं, क्योंकि आचार संहिता से पहले ये नीतीश जी के लिए बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आचार संहिता के बाद वो कुछ भी कहेंगे तो उनके बात पे लोग विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि आपने पहले क्यों नहीं किया। तो इसलिए हम लोग आचार संहिता से पहले नीतीश जी के सामने ये बातें रखना चाहते हैं। अगर नीतीश जी ने इस कार्य को कर दिया तो मुझे लगता है कि अब तक भारत के विकास के लिए किसी राज्य में जो काम नहीं हुआ था वो एक काम साबित होगा। ये तो आज़ादी से लेकर बाद तक हमको लगता है, आज़ादी से लेकर बाद तक अभी तक ये जो शिक्षा चिकित्सा बिजली सड़क पानी ये मुख्य मुद्दा रहा है, लेकिन अभी तक मतलब वो पूर्ण रूप में समाप्त की जो बात होती है अभी तक कोई सरकार नहीं कर पाई है। आप आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अभी इसमें समान शिक्षा चिकित्सा चलता था, हम लोग ने बिजली इसलिए जोड़ा क्योंकि जब सरकार जब टैक्स देती है, ऐसे जनता जब टैक्स देती है हर सामान पे, हर वस्तु पे जो खरीदती है तो टैक्स देती है, तो उसको सरकार का कुछ सुविधा देना है।
तो सुविधा में अगर हमें 200 यूनिट बिजली देती है, दिल्ली में अच्छा एग्जाम्पल सेट हुआ है, और उस तो सबको मिलेगा, समान रूप से समान हो गया है। और शिक्षा चिकित्सा लागू करना बहुत इजी है बिहार सरकार के लिए, क्योंकि हर पंचायत से लेके प्रखंड, अनुमंडल और जिला अस्पताल और राज्य अस्पताल, बड़े बड़े अस्पताल खुल चुके हैं। ऐसे में बहुत इजी काम है, जितना खर्चा होता है उतना ही खर्चा आता है, और सरकारी व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी, मजबूत होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और निजीकरण से छुटकारा मिलेगा। तो अभी सबसे बड़ी मुद्दा है समान शिक्षा चिकित्सा, और इसके साथ 200 यूनिट बिल। तो हम लोग का मेन मुद्दा था यही कि नीतीश जी के तक हम लोग ये बात पहुंचाएंगे। हम लोग हैशटैग नीतीश कुमार समान शिक्षा चिकित्सा अभियान चला के सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ट्विटर पे डाल रहे हैं। हो सकता है सरकार की नज़र पड़े न पड़े तो हम लोग मिलने के लिए जाएंगे पटना में, वो नहीं आएंगे, हम लोग खुद जाएंगे। अभी लॉकडाउन है इसलिए लोग घर से बैठे ऐसे बैनर लगा के सब लोग अपना समर्थन दे रहे हैं। पूरे 3800 जिला से समर्थन आ रहा है। अभी तक मुझे एक आदमी भी नहीं मिला है जो बोले कि ये मुद्दा नहीं। और इस मुद्दा पे आराम से अगर नीतीश जी लागू कर देते हैं आचार संहिता से पहले, तो किसी अगर अकेले भी लड़ेंगे तो आराम से जीतेंगे। अगर नहीं लागू करते हैं तो उसके बाद हम लोग सारी पार्टियों के पास हम लोग जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई आप इस मुद्दे पे अगर सहमत हो तो भी आना, और अपने मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर रखो, तब आना समाज में वोट मांगने के लिए। उसके बाद हम लोग समाज में जाएंगे, समाज को लोगों के कहेंगे कि ये ऐसा बोर्ड बना के अपने घर पे टांग दे कि जो 200 यूनिट मुफ्त बिजली और समान शिक्षा चिकित्सा की बात किया होगा अपने मैनिफेस्टो में, वहीं इस घर से, इस गांव से, इस समाज से वोट मांगने का अधिकारी है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बात आपने अभी कही है। अब अंतोगत्वा मैं चाहता हूं कि अभी वर्तमान समय राजनीति को देखते हुए कि आप आने वाले इलेक्शन को, चुनाव को देखते हुए यहाँ के युवाओं को और यहाँ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि कैसे वो लोग किस प्रकार के नेता को चुने, किस प्रकार के नेतृत्वकर्ता को चुने जो उससे उनका कार्य हो सके, और इस कोरोना काल में वो अपने आप को कैसे रख सके, या आप मतलब कम शब्दों में उन सभी को मार्गदर्शन दें। देखिए, नेता और नेतृत्वकर्ता पहचान असली मुद्दों से होती है। तो मैं बिहार की जनता से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कोई बाहरी मुद्दा, मान लीजिए हमें यहाँ इस गांव में सड़क चाहिए, बिजली पानी चाहिए, स्कूल चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, इस मुद्दा से हटकर अगर कोई बाहरी मुद्दा को प्रवेश न करने दे। अगर कोई इस तरह की मुद्दा की बात करता है तो उसको वहाँ से भगा दे, और अपने मुद्दा को एक समान शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, सड़क, पानी, इस मुद्दा को न छोड़े और इसी मुद्दा पे वोट दे। और क्योंकि जब चुनाव होता है तो तरह तरह की मुद्दा आती है, बाहरी मुद्दा जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ऐसे मुद्दा हमारे सामने। ये बड़े बड़े लोकतंत्र में जो बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े अब उनके पास माइंड आ गया है, वो सब माइंड, जनता की माइंड को डाइवर्ट करने के लिए तरह तरह के इधर उधर के बाहर के मुद्दे लाते हैं। तो इसलिए मैं जनता से फिर से करबद्ध के प्रार्थना करता हूँ कि आप स्थानीय मुद्दा और अपने मुद्दा जिसकी ज़रूरत है, मान लीजिए जनता को ज़रूरत है स्कूल, सरकारी स्कूल, घर के बगल स्कूल है, आंगनबाड़ी केंद्र है, प्ले स्कूल है, उसमें पढ़ाई हो, लेकिन अगर कोई कहे कि बाहरी मुद्दा ला दे, इलाज नहीं हो रहा है, उस मुद्दा को छोड़कर बाहरी मुद्दा रहे, जनता को चाहिए कि उसको खेती जो करता है किसान, उसको उचित मूल्य मिले, ये सारे मुद्दों को गौन करके बाहर का मुद्दा लाए, तो ये भाई कौन सा चुनाव, किस मुद्दा? तो जो जनता की बात करे, जनता के जुड़े मुद्दों को बात करे, जो रोज जिस भ्रष्टाचार से लोग ग्रसित हो रहे, इन सारी चीज़ों को बात करे, उन्हीं को वोट दे, और वही मुद्दा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला। ऐसे ही हम मिलेंगे अगले रोज किसी चिकित्सक, किसी राजनीतिक नेतृत्वकर्ता, किसी अधिवक्ता और किसी शिक्षक से। इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।